अध्याय 1381 विकल्प। राजकुमार लुकास दोपहर के भोजन के तुरंत बाद पहुंचे। उनके सहायक कर्तव्यनिष्ठा से उनके पीछे पीछे चल रहे थे। काल ने जब राजकुमार को एहसास हुआ कि रूई उससे ज्यादा निक्स को देखने के लिए उत्साहित है, तो उसने इनक्यूबस को जो नाराजगी भरी नजर से देखा, उसे देखकर वो खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन राजकुमारी की नजाकत ने इसकी भरपाई कर दी। निक्स, मुझे अभी पता चला कि तुम एक लड़का हो। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उसने कमर पर हाथ रखकर पूछा। तुम्हें पता नहीं था लड़की, मैं औरत नहीं हूं, मैं तो बस कमाल हूं। और हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं। इनक्यूबस ने मजाक किया। रू ने भौहें चढ़ाई। क्या उसने पहले भी उससे ऐसा सुना था? नहीं, उसे ऐसा नहीं लगता। लेकिन उस घटना के कुछ हिस्से मीठे और उत्साह से भरे थे। हो सकता है उसने कभी उससे बात की हो और फिर भूल गई हो। जैसे ही वे कमरे से बाहर निकले, आज जो कुछ देखने को मिलने वाला था तथा युवराज की जिम्मेदारी के महत्वपूर्ण भागों के बारे में खुशी खुशी बातचीत कर रहे थे, काल ने मंत्रों को संशोधित करने का काम शुरू कर दिया। पहला विकल्प था पशुवत वस्त्र को पशु रूप के साथ मिलाना। ड्रैगन परिवार को ड्रैगन में बदलने की कोशिश में यही सबसे कारगर विकल्प था। इसलिए काल ने दो एपिक ग्रेड कौशलों को संयोजित करने का प्रयास करना शुरू कर दिया, क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि संयोजन का वास्तव में उपयोग करना असंभव और असंभव के बीच कहीं होगा। संयुक्त कौशल सामान्यतः अपने घटक भागों से एक रैंक या अधिक ऊपर होते थे, इसलिए कम से कम यह आर्टिफैक्ट ग्रेड होने की संभावना थी। हालांकि यह अभी भी प्रयास करने लायक था। पंक्ति दर पंक्ति काल ने मंत्रों के संयोजन के माध्यम से अपना काम किया और इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि जब वह दो मंत्रों को परिवर्तित कर रहा था तो जन्मजात पशु रक्त रेखाओं के बारे में पंक्तियों को न हटाया जाए। इससे ड्रैगन रक्त वाला कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार ड्रैगन में बदल सकता है और कवच परिस्थिति के अनुसार ढल जाता है, जैसा कि इसे डिजाइन किया गया था। यह पूरी तरह से सही नहीं हो सकता है, और काल ने मान लिया था कि इस परिवर्तन में वह अभी भी एक औसत से बड़े बिल्ली दानव जैसा दिखेगा, लेकिन इस प्रक्रिया को पूरा करना काफी संतोषजनक था। अपने काम में खोए काल को रात के खाने का फोन लगभग नहीं आया और वह वास्तविकता में तभी वापस आया जब कारा ने उसे धीरे से धक्का देकर पूछा कि उसे भूख लगी है या नहीं। 5 मिनट और, मैं बुनियादी चीजें तैयार कर लूंगा, फिर हम खाना खा सकते हैं और मैं बाकी शाम मंत्र इस्तेमाल करने की तैयारी में बिताऊंगा, उसने निर्देश दिया, जबकि कारा कपड़े चुन रही थी। ठीक है, चलो खाना खाते हैं। क्या नौकरानियों ने बताया कि यह अनिवार्य औपचारिक रात्रिभोजों में से एक है, या हम सिर्फ भोजन कक्ष में ही खाएंगे? उसने पूछा। इस समय हम मुख्य मेज पर हैं, रू और क्राउन प्रिंस के साथ। औपचारिक सा कार्यक्रम। देखो, मैंने तो अपनी सबसे अच्छी राजकुमारी वाली पोशाक भी पहन ली है, कारा ने गर्व से कहा। ईमानदारी से कहूं तो ये काले रंग की सजावट वाली शादी की पोशाक जैसी लग रही थी, लेकिन काल इस पर बहस करने वाला नहीं था। महल ने उन्हें खाने पर ले जाने के लिए न सिर्फ एक बल्कि दो नौकरानियां और एक गार्ड भेजा था, जो काल के लिए बिल्कुल नया था। वे यहाँ काफी समय से थे, इसलिए खाने के लिए जाते समय रास्ता नहीं भटकना था, लेकिन इससे पहले हमेशा रूही उनका नेतृत्व करती थी। क्या आज कोई बड़ा कार्यक्रम है? काल ने पूछा जब वे अपने गंतव्य के करीब पहुंचे। कोई बड़ी बात नहीं, ये बस सोमवार शाम का डिनर है, शेड्यूल के मुताबिक, लेकिन हाई टेबल पर मेहमान होने के नाते कुछ खास बातें होती हैं। आपको एक अतिरिक्त एस्कॉर्ट, एक गार्ड मिलेगा, और आने से पहले हमें आपकी पसंद का डिनर चाहिए होगा, नौकरानी ने समझाया। हाँ, मेरी पसंद का डिनर हाँ है, कैरा ने तुरंत जवाब दिया। वो किसी भी हालत में उन्हें अच्छे भोजन से वंचित नहीं होने देगी। नौकरानी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे पास अलग अलग तरह के मांस और मांस रहित विकल्प हैं, ताकि हर मेहमान को अपनी पसंद का खाना मिले। ओह, तो मैं सब ले लूंगा। और केक भी? नौकरानी ने सिर हिलाया। मिश्रित थाली और मिठाई में केक, समझ गई, लेडी कारा। काल ने कंधे उचका दिए। मैं भी वही खाऊंगा जो वो खा रही है। रॉयल किचन में जो भी बनता है वो खाने लायक नहीं होता। जब वे पहुंचे तो कमरा अधिकतर खाली था, लेकिन युवराज लुकास, रू और राजा सभी कमरे के सामने इकट्ठे थे और जूस पीते हुए बातचीत कर रहे थे। काल को रू से यही उम्मीद थी, जो हमेशा किसी भी चीज से ज्यादा जूस पीती थी, लेकिन आज राजा भी शराब नहीं पी रहा था, एक गिलास वाइन भी नहीं, जो कि खाने से पहले का आम पेय होता है। आह, दूत काल, लेडी कारा, आपका स्वागत है। कृपया आज हमारे साथ मुख्य मेज पर आइए, हमारे पास एक बहुत ही अद्भुत समाचार है, राजा ने घोषणा की। जरूर, इस विचार के लिए धन्यवाद, महाराज, काल ने उत्तर दिया, जबकि रू उत्साह से कांप उठी।
लेकिन वे तब तक नहीं बैठ सकते थे जब तक सभी लोग उपस्थित न हो जाएं, क्योंकि राजा के बैठने के बाद भोजन पर पहुंचना बहुत ही असभ्य माना जाता था, और वो काफी देर से पहुंचे थे। आज सुबह ऐसा लग रहा है कि तुम फट जाओगी, काल ने मजाक किया जब रू अपने बड़े भाई के पीछे से बाहर आए। रू ने तेजी से सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं बोली। हमें एक बड़ी खबर मिली है, लेकिन उसने वादा किया है कि जब तक राजा औपचारिक घोषणा नहीं कर देते वह कुछ नहीं कहेगी। आपको तुरंत न बता पाने की वजह से वो अंदर ही अंदर टूट रही है, और उसने खबर सुनाने के लिए पहले ही भागने की कोशिश भी की थी। प्रिंस लुकास व्याख्या की, मैं समझ गया कि यह कैसा है। राज रखना मुश्किल है, काल ने सहमति जताई। और तुम इसमें सचमुच बहुत बुरे हो, कैरा ने मन ही मन कहा। मैं थोर को दोषी मानता हूं। काल के जवाब पर कैरा को हंसी रोकने की कोशिश करनी पड़ी। वो गलत नहीं था, थोर राज रखने में लगभग असमर्थ था। जब भी उसे कोई अच्छी बात पता चलती, वो उसे दुनिया के साथ बांटना चाहता था ताकि सबको पता चले कि वो कितनी अच्छी है। उसने उसे किसी रहस्य को सबसे करीब से तब छिपाते हुए देखा था जब उसने ओपल से अपने विचारों को छिपाने की कोशिश की थी ताकि वो टेसा के साथ बिताए निजी क्षणों को बताने के लिए उनका इस्तेमाल न कर सके। अध्याय 1382 रूए को नौकरी मिल गई। जब सभी को पता चला कि राजा जल्दी ही भोजन पर आ गए हैं, तो महल के निवासी भोजन कक्ष की ओर भागने लगे। चर्चा थी कि किसी घोषणा के कारण राजा जल्दी भोजन कक्ष में आ गए होंगे, और इस बात को लेकर भी काफी असमंजस था कि आज के दिन ये घोषणा क्या होगी। कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय युद्ध नहीं चल रहा था, कोई ऐसा अप्रत्याशित अतिथि नहीं आया था जिसके बारे में किसी को पता हो, और किसी बड़े आयोजन की कोई अफवाह भी नहीं थी जिसके लिए आधिकारिक शाही घोषणा की जरूरत पड़े। लेकिन इसकी प्रकृति वैसी नहीं थी जैसी किसी ने उम्मीद की थी। अतिथि अपनी सीटों पर भाग गए, तथा काल और वरिष्ठ राजपरिवार के सदस्य सबसे अंत में बैठे। लेकिन राजा ने तुरंत घोषणा न करने का निर्णय लिया, और जब पेय पदार्थों का पहला दौर शुरू हुआ तो कमरे में तनाव स्पष्ट स्तर पर पहुंच गया। काल ने राजा के प्रसन्न भाव को देखकर मुस्कुराया, फिर राजा ने अपने गिलास पर चम्मच से दस्तक दी, जिससे कमरे में शांति छा गई और वो बोल सका। परिवार, मित्र, वफादार प्रजा, आज का दिन बहुत ही अद्भुत है। 2 महत्वपूर्ण घटनाएं मेरे सामने प्रस्तुत की गई है, और मैं उन्हें अब आपके साथ साझा करूंगा। सबसे पहले, मेरी बेटियों में सबसे छोटी बेटी अपनी कक्षा में इतनी आगे बढ़ गई है कि उसे महल में एक आधिकारिक भूमिका दी गई है। राजकुमारी रू युवराज लुकास के निरीक्षण में रहेंगी, जबकि वह राजसिंहासन पर आसीन होने के बाद महल प्रशिक्षण प्रमुख का पदभार संभालने के लिए अध्ययन करेंगी। उनके राज्याभिषेक की तिथि अभी तय नहीं की गई है। हालांकि मेरी प्रिय रू की स्थिति सीधे तौर पर उस दूसरी खबर से संबंधित है जिसे मैं आज आपके साथ साझा करना चाहता हूं। ब्लू ड्रैगन्स के नियंत्रण में टोटेम रैंक के तहत महल में सभी के लिए एक नया प्रशिक्षण मैदान खोला गया है। आप लाइब्रेरियन के साथ जगह बुक कर सकते हैं या अपनी सुविधानुसार प्रशिक्षण सत्र के लिए आ सकते हैं। मुझे बताया गया है कि फिलहाल जगह सीमित है। हालांकि अतिरिक्त प्रशिक्षण स्थान से हमारे अन्य प्रशिक्षण मैदानों पर भार कम होने और पैलेस में उन्नति की चाह रखने वालों को उच्च स्तरीय अनुभव प्राप्त करने के अवसर मिलने की उम्मीद है। राजा ने अपने शब्दों को समझने के लिए थोड़ा रुककर कहा। नए प्रशिक्षण क्षेत्र की खबर से सभी लोग विचलित हो गए थे, क्योंकि इसकी अफवाह पहले ही महल में फैल चुकी थी। लेकिन असल में बड़ी खबर यह थी कि रूए इस भूमिका के लिए प्रशिक्षित होने के बाद महल के भीतर प्रशिक्षण का कार्यभार संभालेंगी। फिलहाल ये पद क्राउन प्रिंस के पास था, और नए राजा के गद्दी संभालने के बाद किसी योग्य क्राउन प्रिंस के आने तक वो इस पद पर अंतरिम रूप से ही रहेंगी। लेकिन जो लोग सुन रहे थे उनके लिए इसका मतलब था कि राजकुमारी रू अब युवराज के आंतरिक घेरे में तथा उनके संरक्षण में मानी जाने लगी थी। यदि वो ऐसा नहीं करती तो ये भूमिका किसी अन्य अत्यंत विश्वसनीय सैन्य अधिकारी या निक्स को मिल जाती, जो क्राउन प्रिंस के निजी सहायक थे। राजा ने भोजन कक्ष पर बम गिराया था तथा फिर विस्फोट से सभी का मुंह मोड़ दिया था। प्रशिक्षण प्रमुख का पद कोई व्यवहारिक पद नहीं था। वे प्रशिक्षण नहीं देते थे, बल्कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मंजूरी देते थे, और साथ ही उन सदस्यों को भी मंजूरी देते थे जिन्हें प्रशिक्षण पदों पर पदोन्नत किया जाता था। जो भी व्यक्ति ड्रिल सार्जेंट, मेड सुपरवाइजर या सीनियर जर्नीमैन बनने की आशा रखता है, उसे रूए के कार्यभार संभालने के बाद उनसे गुजरना होगा। वे अपने क्षेत्र में शीर्ष पर नहीं थे। उन पदों का चुनाव राजा द्वारा किया जाता था, लेकिन शीर्ष पर रहने वाले व्यक्ति को आमतौर पर नए लोगों को प्रशिक्षित करने में कुछ साल लग जाते थे, तभी उन्हें नेतृत्व के योग्य माना जाता था। यह वो मुख्य कारण था जिसने युवराज को इतना प्रभावशाली बनाया, तथा इससे राजा के रूप में उनके प्रति वफादारी बढ़ाने में मदद मिली।
नेतृत्व के लिए चुने गए हर व्यक्ति को प्रशिक्षक के रूप में शुरुआत करने का मौका उन्हीं की बदौलत मिलता। यह उपकार आसानी से भुलाया नहीं जा सकता था, और उस कार्य में असफलता को भी नए राजा द्वारा तब याद रखा जाता जब सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बदलने का समय आता। रू अपनी सीट पर उत्साह से काम रही थी, लेकिन राजा का भाषण अभी खत्म नहीं हुआ था। जब भीड़ थोड़ी शांत हो गई तो उन्होंने निर्णय लिया कि बातचीत में राजनीतिक हथगोला फेंकने का ये सही समय है। चूंकि युवा रू ने अवतार श्रेणी की कक्षा प्राप्त कर ली है, मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूंगा कि उसकी आधिकारिक स्थिति बदल गई है। एक अवतार और राजसी वंशज होने के नाते उसकी स्थिति शाही परिवार में जन्मे किसी भी अन्य शाही अधिकारी से कम नहीं है, उन्होंने आगे कहा। जैसे ही रानी अपनी कुर्सी से उठी, लकड़ी टूटकर पत्थर से टकराई और उसे दीवार पर दे मारा। राजा को जरा भी संकोच नहीं हुआ, उसने इस प्रतिक्रिया को आते हुए देख लिया था। रानी का शाही अधिकारियों पर नामात्र का अधिकार था, वो उन्हें गलत कामों के लिए अनुशासित कर सकती थी, लेकिन इसके लिए लिखित रिपोर्ट और सबूत की आवश्यकता होती थी। हालांकि वो उन्हें उनके पदों से हटा नहीं सकती थी, केवल राजा ही ऐसा कर सकता था। वो उन्हें नियुक्त भी नहीं कर सकती थी, वो केवल उनसे अनुरोध कर सकती थी और राजा उन्हें उसके लिए नियुक्त कर देता था। हालांकि उसे हमेशा वह नहीं मिलता था जो वह चाहती थी। रानी के रूप में उसकी देखरेख में कुछ अधिकारी राजा द्वारा नियुक्त जासूस थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शाही हरम सुचारू रूप से चल रहा है। अब राजा द्वारा चुने जाने की सबसे अधिक संभावना वाले उम्मीदवारों में न केवल युवराज बल्कि राजकुमारी रू भी शामिल थी, जिनके पास उनसे नफरत करने के हर कारण थे। रानी के दृष्टिकोण से यह पुनर्तः आपदा थी। रानी के जाते ही कमरे में सन्नाटा छा गया, और यह समझने के लिए किसी प्रतिभा की आवश्यकता नहीं थी कि शाही परिवार के भीतर शक्ति संतुलन बदल रहा था, और वह इस बात पर अड़ी हुई थी कि वह किस स्थिति में है। विजयी पक्ष इस बार नहीं। यह कोई रहस्य नहीं था कि राजा ने हमेशा रू को पसंद किया था, हालांकि रानी उससे घृणा करती थी और अन्य राजपरिवार उसे समय पर न जागने के कारण व्यर्थ समझते थे। सामान्य समय, लेकिन अब जबकि रानी ने अपनी नाराजगी का सार्वजनिक प्रदर्शन कर दिया है, तो सत्ता के लिए असली चुनौतियां शुरू होंगी। अध्याय 1383 बेचैन रात। रानी के गुट की ओर से प्रतिशोध की संभावना से कैरा इतनी उत्तेजित हो गई थी कि वह पूरी रात सो नहीं पाए। उसे इस बात की पूरी उम्मीद थी कि कोई उनके कमरे में घुसकर राजकुमारी की हत्या करने का प्रयास करेगा। घुसपैठियों को परेशान करने की उसकी योजना में केवल एक ही समस्या थी। यह एक साधारण तथ्य है कि कमरे के अंदर एक उत्तेजित और खूनी कैस बेजन ने सभी की खतरे की भावनाओं को इतनी तीव्रता से जगा दिया था कि अधिकांश संभावित उपद्रवी ठंडे पसीने से तर हुए बिना स्वीट के पास भी नहीं जा सकते थे, और रॉयल गार्ड्स को हॉल से 3 दरवाजे नीचे ले जाना पड़ा। वे जानते थे कि यह उन पर निशाना साधकर नहीं बनाया गया था, लेकिन यह उनके लिए एक बुरे सपने जैसा था। गार्डों की तुलना में खतरे के प्रति कम संवेदनशील होने के कारण रूई गहरी नींद में सो रही थी और सूरज निकलने पर ही बिस्तर से बाहर निकली। कारा के शांत होने और यह समझने के काफी समय बाद कि आधी रात में कोई भी कुछ करने की कोशिश नहीं करेगा। हालांकि उसे अब भी उम्मीद थी कि वे आखिरकार ऐसा करेंगे। क्या आप क्राउन प्रिंस के साथ प्रशिक्षण शुरू करने के लिए उत्साहित हैं? कैरा ने पूछा, जब वह रू के बालों को एक जटिल गुथे हुए गोथे में बांध रही थी, जिसके बारे में महल की नौकरानियों को यकीन था कि वे उसे फिर कभी नहीं सुलझा पाएंगी। वास्तव में उस डिजाइन का कम से कम 2/3 हिस्सा भौतिकी के कम से कम एक नियम का उल्लंघन करता प्रतीत होता था। ठीक है, मैं उसे एक और तरक्की के जितना करीब ला सकती थी, ले आई हूं। अब आप उसे क्राउन प्रिंस के साथ नौकरी की ट्रेनिंग के लिए भेज सकते हैं, और मैं अचानक युद्ध की तैयारी की ट्रेनिंग के लिए वहां पहुंच जाऊंगी, कैरा ने घोषणा की। नौकरानी घबरा गई। कृपया युवराज पर यूं ही हमला मत कीजिए, शाही पहरेदार इसे गलत तरीके से ले जाएंगे। रू खिलखिलाकर हंसी। ऐसा कहने से तो उसे और भी प्रोत्साहन मिलेगा। चिंता मत करो बहन, मैं दोपहर के भोजन के तुरंत बाद अपनी कक्षा के कौशल पर काम करने आ जाऊंगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम सिर्फ आधे दिन का है, हफ्ते में 5 दिन। कैरा ने आह भरी। ठीक है, राजकुमार के साथ खेलो, मैं यहीं रहूंगी इस भ्रम को बेहतर बनाने के लिए, ताकि हम आज शाम तुम्हें प्रशिक्षित करने के नए तरीके खोज सकें। नौकरी के प्रशिक्षण के पहले दिन उसे बाहर ले जाने से पहले रू ने उत्साहपूर्वक उसे अंगूठा दिखाया। फिर कैरा काल की ओर मुड़ी। क्या हम आज सुबह कुछ मजेदार प्लान करें, या मैं वापस सो जाऊं? काल ने सिर हिलाया। मैं बस एक नए मंत्र पर काम कर रहा हूं जो शायद रू को ड्रैगन में बदल सके। मैं शायद उसे अवतार सिखा सकूं, क्योंकि उसे कक्षा के हिसाब से 0 अवतार माना जाता है। लेकिन मैं कुछ और दिलचस्प सोच रहा था। कैरा मुस्कुराई, क्योंकि उसने काल के दिमाग में पिछले दिन किए गए प्रयोगों के विवरण को महसूस किया था।
लेकिन वह ये भी जानती थी कि उसे अंतरिम भागों के लिए वहां मौजूद रहने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए वो झपकी लेने के लिए लूट के ढेर की ओर चली गई। 2 घंटे में ये हो जाएगा। इतना होने पर काल को अपना कौशल बनाना लगभग पूरा कर लेना चाहिए, और फिर उसके पास रू के वापस आने से पहले उसे प्रशिक्षण क्षेत्र में बदलाव करने के लिए मनाने का समय होगा, और फिर वह रसोई घर में जाकर देख सकती है कि क्या उनके पास नए नाश्ते हैं। हालांकि इस जगह में चुपके से घुसना चुनौतीपूर्ण था। घर पर हर कोई उसे अनदेखा करता था कि वह कहाँ जाए, लेकिन यहाँ महल में उन्होंने उसे खोजने के लिए किसी को भेजा जैसे ही वो घर से निकली। कमरा, यहाँ तक कि जब वो तलाश करने के लिए खिड़की से बाहर निकली तब भी उन्होंने उसके पीछे किसी को भेजा। इसलिए महल में नई और दिलचस्प चीजों की खोज करने से पहले समय बिताने और अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए अपने स्थान पर वापस जाकर सोना सबसे अच्छा तरीका था। स्नैक्स, मेरा मतलब निश्चित रूप से स्नैक्स से था। काल हंसा जब कैरा सिक्कों, गहनों, विभिन्न शहर ब्रांडेड स्मृति चिन्हों और जादुई वस्तुओं के ढेर पर हिल रही थी। फिर उसने अपना मन बदल लिया और उस अलंकृत ताबूत में सो गई जो कभी लिच लॉर्ड का फिलेक्टरी था। बेस्टियल रेमेंट और बीस्ट फॉर्म का संयोजन अच्छी तरह से हो रहा था, और काल के पास अब एक पूर्ण कौशल था जो विलय के लिए तैयार था। यह व्यक्ति के आंतरिक पहलुओं के प्रवर्धन पर केंद्रित था, जो किसी विशिष्ट परिणाम को प्राप्त करने के लिए जितना संभव हो सके उतना करीब था। लेकिन अगर वह सही था तो यह आपको एक महाकाव्य ग्रेड रूप प्रदान करेगा जो परिस्थिति के अनुकूल पूरी तरह से वस्त्रों से सुसज्जित होगा। नया कौशल सीखा, वॉर बीस्ट, आर्टिफैक्ट ग्रेड परिवर्तन, महाकाव्य ग्रेड स्थिति के साथ एक पूरी तरह से बख्तरबंद पशु रूप प्रदान करता है। काल एक पल के लिए उसे घूरता रहा। सुनने में तो ये बहुत आसान लग रहा था, लेकिन ये कैसे हो सकता था जब यह एक आर्टिफैक्ट ग्रेड परिवर्तन मंत्र था, और उस मंत्र का नाम बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा वो उम्मीद कर रहा था। क्या उन्होंने मंत्र संयोजन के कवच भागों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित किया? खैर, वो ज्यादा बहस नहीं कर सकता था। बात काम कर गई। उसके पास नया मंत्र था, इसलिए ये प्रयोग करने लायक था और संभवतः सिखाने लायक भी। क्या तुम ये कोशिश करने वाली हो या मैं? कैरा ने अपनी झपकी की जगह से आलस से पूछा। जानते हो क्या, अगर तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो तो मेरे लिए मंत्र परीक्षण क्यों नहीं कर लेती? बस रूप बदल लो और थोड़ी देर के लिए अपना रूप दिखा दो ताकि मैं उसका निरीक्षण कर सकूं। काल मान गया। कमरे में बदलाव करो। अगर तुम्हें ड्रैगन चाहिए थे तो ये बड़ा हो सकता है, उसने चेतावनी दी। काल ने फिर से इल्यूजनरी डोमेन का जिक्र किया और उसे प्रशिक्षण उद्यान जैसा बना दिया। कैरा वास्तव में बिना समस्या उत्पन्न किए किसी से भी लड़ने में सक्षम नहीं होगी, लेकिन इससे कम से कम उसे निजी तौर पर नए कौशल का परीक्षण करने का मौका मिलेगा। सापेक्ष गोपनीयता, काल को एहसास हुआ, क्योंकि उसने महसूस किया कि एक महल नौकरानी चुपचाप खड़ी थी। वो उसे दूर भेज सकता था, लेकिन इससे सिर्फ अफवाहें ही फैलती, और अब तक महल के बाकी लोगों को भी पता नहीं था कि वह क्या कर रहा था, क्योंकि यह कोई प्रत्यक्ष प्रक्रिया नहीं थी। कैरा अपने स्थान से मानव रूप में बाहर आए। उसने छोटे शॉर्ट्स और क्रॉप टॉप पहने हुए थे। शीर्ष, नंगे पैर। काल हंस पड़ा जब उसने आईने में अपने दिन भर के रूप को निहारा और स्पष्ट संतुष्टि के साथ देखा। उसे यकीन नहीं था कि वह किस लुक की तलाश में थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे वह मिल गया है। तुम्हें पता है, मैं इस मंत्र का इस्तेमाल दूसरे लोगों पर भी कर सकती हूँ, सिर्फ अपने ऊपर ही नहीं। ये बहुत अच्छा है, कारा ने घोषणा की। ओह, ये तो नया है। जिन मंत्रों से यह विकसित हुआ है उनमें से कोई भी दूसरों पर नहीं डाला जा सकता। तुम्हें पता है, इसके लिए हमें शायद बैरी को यहाँ बुलाना चाहिए, काल ने कहा। कैरा खुशी से मुस्कुराई। अगर हम नहीं लाएंगे तो वह रो सकता है। तुम, प्यारी ड्रेस वाली ड्रैगन लेडी, लाइब्रेरियन को हमारे पास लाओ। अध्याय 1384 वॉरबीस्ट परीक्षण। काल हंसा। नौकरानी शर्मा गई और कमरे से बाहर भाग गई, लेकिन वे लाइब्रेरी से कुछ ही मंजिल ऊपर थे और बैरी अब तक काम पर जा चुका होगा। इसलिए जब उसे पता चलेगा कि वहां मंत्र परीक्षण चल रहा है तो उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हमें एक और व्यक्ति की जरूरत है, न ड्रैगन न काल, कारा ने फैसला किया। ठीक है, हमें वो मिल ही जाएगा। 1 मिनट यहीं रुको, मैं गार्ड से पूछता हूं, काल ने जवाब दिया। उसने दरवाजे से बाहर अपना सिर निकाला और हॉल के अंत में खड़े गार्ड को हाथ हिलाकर इशारा किया। अच्छे सर, हमें एक मंत्र परीक्षण के लिए एक स्वयंसेवक की जरूरत है जो ड्रैगन ना हो। बेहतर होगा कि वो अल्फ या कोई और मानव हो, न कि कोई जानवर, काल ने पुकारा। बिल्कुल सर, अगर रैंक मायने नहीं रखती तो मैं आपके लिए एक ला दूंगा। काल ने सिर हिलाया। हम उन पर जादू करेंगे, इसलिए रैंक मायने नहीं रखती।
सभी रक्षक और ज्यादातर दासियां ड्रैगन थीं, लेकिन मंत्र ने उन्हें एक जानवर का रूप दे दिया था, जो शायद उन्हें उनके मूल रूप में वापस ला देता, लेकिन ज्यादा मजबूत। काल के मन में ये बात थी कि इससे मंत्र का पूरा उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा। कुछ ही क्षणों बाद गार्ड निक्स और बैरी को अपने पीछे लेकर वहां पहुंचा। ठीक है, ये काम कर गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप क्राउन प्रिंस के सलाहकार को पकड़ लेंगे, लेकिन वो जरूरत पूरी करता है। आपके त्वरित प्रयास के लिए धन्यवाद। गार्ड ने झुककर मुस्कुराया। दोनों पहले ही दालान से नीचे आ रहे थे। नौकरानी ने उन्हें आगाह कर दिया था कि यहाँ कुछ हो रहा है। क्या आपके पास परीक्षण के लिए कोई नया मंत्र है? क्या मैंने सही सुना? बैरी ने बात करने के लिए आरामदायक दूरी पर पहुंचते ही पूछा। बिल्कुल, मैं कुछ समय से इस पर शोध कर रहा हूं, और अब मुझे विश्वास है कि यह कारगर है। इसलिए किसी भी अवांछित प्रभाव को खत्म करने के लिए हमारे मित्रवत पड़ोसी केओस बेजर के साथ मैं इसका परीक्षण करने के लिए तैयार हूं। इससे एक उन्नत और बख्तरबंद जानवर का रूप बदल जाएगा। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि जब मैं इसे अलग अलग प्रजातियों पर इस्तेमाल करूंगा तो क्या होगा, काल ने सुझाव दिया। बैरी उत्सुकता से सिर हिला रहा था और नोट्स ले रहा था। पहले दौर के परीक्षणों में मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। कैरा ने उस पर मुस्कुराया और ड्रैगन ने भौहें चढ़ाईं। मैं कुछ भूल गया, है ना? कैरा ने उत्सुकता से सिर हिलाया। आपकी सेवा के लिए धन्यवाद। फिर उसने लाइब्रेरियन पर वॉर बीस्ट डाला। नीले वस्त्र पहने वह सौम्य और वृद्ध व्यक्ति चला गया था। उसकी जगह एक विशाल नीला अजगर खड़ा था, जिसके शरीर के अधिकांश भाग पर चांदी और क्रिस्टल की कवच पट्टी थी, जिसमें उसके पंखों के अग्रभागों पर लगे ब्लेड भी शामिल थे। ओह, एपिक ब्लू ड्रैगन, बढ़िया। काल हंसा तो कैरा ने खुशी जताई और बैरी को घूमने का इशारा किया, ताकि वो उसे पूरी तरह देख सके। दरअसल वो एपिक ग्रेड का था। सिस्टम इंटरफेस में उसकी नेमप्लेट उसी सिल्वर आउटलाइन वाले संस्करण में बदल गई थी जो डेंगॉन बॉसेज में दिखाई गई थी। कवच का डिजाइन भी प्रभावशाली था, जिससे केवल उसके पंखों की झिल्ली ही वास्तव में कमजोर रह गई थी। उन्हें कवच से नहीं ढका जा सकता था, उन्हें ठीक से उड़ने के लिए ढालना जरूरी था, लेकिन इसके अलावा नीला ड्रैगन युद्ध के लिए तैयार था। बैरी स्वयं की जांच करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन कैरा अपने काम में व्यस्त थी। अगला रूपांतर नौकरानी का था, जो अभी अभी नाश्ता और पेय लेकर लौटी थी। वो एक दुबली पतली लेकिन हृष्ट-पुष्ट दलदली ड्रैगन में बदल गई, जो ऐसे कवच से ढकी हुई थी मानो पेड़ की छाल से बनी हो। ओह, ये ड्रैगन की थीम पर आधारित है। मुझे ये पसंद है। काल ने सिर हिलाया। इससे उनकी रैंक या उम्र भी नहीं बदलती, इसलिए यह उन्हें सिर्फ सही शक्ति स्तर पाने के लिए प्राचीन ड्रैगन में नहीं बदल रहा है। नौकरानी हंसी और यह हंसी एक मनोरंजक दहाड़ में बदल गई, जिससे वो चौंक गई। रुको, वो एक ड्रैगन किन थी, है ना? काल ने पूछा। नौकरानी ने उत्सुकता से सिर हिलाया, फिर नाजुक ढंग से अपना पैर उठाकर उस लाल नेल पॉलिश की जांच की जो उसके हाथों से उस परिवर्तन पर स्थानांतरित हो गई थी। बहुत बढ़िया, हम तो यही चाहते थे। क्या तुम हमेशा से ही दलदली ड्रैगन के ही हिस्से थे, या ये रूप अप्रत्याशित है? काल ने पूछा, क्योंकि बैरी अभी भी आत्मशोध की मुद्रा में था और कुछ बोल नहीं रहा था। मैं 1/4 दलदली ड्रैगन हूँ। मेरी माँ आधी ड्रैगन है, उसने समझाया। तो इसमें जानवरों के खून का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। अब देखना यह है कि ऐसा तब होता है जब हम इसे किसी दानव पर डालते हैं। कैरा मुस्कुराई और निक्स घबरा गई। आप काल को इसे मुझ पर डालने दें तो कैसा रहेगा? उसने सुझाव दिया। उसे निश्चित रूप से केओस बेजर पर भरोसा नहीं था कि वो उसे जानबूझकर किसी अजीब चीज में नहीं बदल देगा। काल ने जादू किया और निक्स चमकने लगी, फिर सिकुड़ गई और सिकुड़ती ही रही। जब जादू खत्म हुआ तो वो चमकदार चांदी के कवच में एक सफेद फर वाला फेरेट बन गया। अभी भी पौराणिक रैंक, लेकिन वजन 2 किलो से कम। लेकिन निक्स ने अभी तक आकार में अंतर नहीं देखा था। वह मुलायम सफेद फर की प्रशंसा कर रहा था, जबकि कुछ स्थानों को सावधानीपूर्वक साफ कर रहा था जो जगह से हट गए थे। कैरा हंसी। हमें उसे शुरू से ही अपवित्र जानवर का रूप दे देना चाहिए था। वो बहुत प्यारा है। क्या यह मंत्र यही है? बैरी ने पूछा, नए ज्ञान की संभावना से अपने उन्नत रूप के निरीक्षण से बाहर निकलकर। काल ने सिर हिलाया। नहीं, यही वो मंत्र है जिससे मैं टेंगू जैसा दिखता हूँ। इससे मैं राक्षसी कौवा भी बन सकता हूँ। लेकिन देखो, राक्षस फेरेट में कितना खुश है। रूप। निक्स खुशी से चहचहाते हुए बैरी के पैर पर चढ़ गया, इससे पहले कि उसे एहसास होता कि यह प्राणी बोलने में सक्षम नहीं है। बख्तरबंद फेरेट का क्या मतलब है? बैरी ने पूछा। वो इस बात से उलझन में था कि जादू ने दानव को वो रूप क्यों दिया होगा।
निक्स ने अपने कौशल में से एक पर ध्यान केंद्रित किया और फेरेट रूप को घेर लिया गया। ऊर्जा हवा में तैर रही थी। फिर उसने कुछ रैंड जैसे हमले किए और फिर मायावी क्षेत्र में इतनी तेजी से भागा कि बैरी की ड्रैकोनिक आंखें उसे देख नहीं पाईं। मुश्किल से उसका पता लगा पाए। ओह, ये तो चपलता वाला बदलाव है। अब समझ आया, ये सिर्फ ताकत की बात नहीं है, बल्कि एक डिंगोन बॉस के लिए इतना बड़ा और तेज होना तो बहुत ही खतरनाक होगा। निक्स ने अपना छोटा सा सिर हिलाया और फिर कैरा की बाहों में सिमट गया। कोई भी कभी भी छोटे लड़ाकू फेरेट की उम्मीद नहीं करेगा, लेकिन मैं उल्लेख करना चाहूंगा, यद्यपि शरीर छोटा है, फिर भी निक्स इस रूप में एक इंसान को कमरे में फेंक सकता है। महाकाव्य ड्रैगन की शारीरिक शक्ति के सामने कुछ भी नहीं, लेकिन कमजोर भी नहीं। उसने उसके सिर के मुलायम फर को सहलाते हुए समझाया। मुझे आश्चर्य है कि जब हम जाएंगे तो क्या मिस्टी मुझे उसे रखने देगी, वो बहुत नर्म है। अध्याय 1385 प्यारा कवच। जब रू प्रिंस लुकास के साथ सुबह के प्रशिक्षण से वापस आए तो कमरे में अराजकता फैली हुई थी। एक विशाल नीला ड्रैगन बगीचे के आधे हिस्से पर कब्जा कर रहा था। एक दलदली ड्रैगन खरगोश नौकरानियों के साथ लड़ रहा था और एक छोटा सफेद फेरेट आसमान में अराजकता बेजा का पीछा कर रहा था। क्या हो रहा है? उसने काल से पूछा, जो ठंडे जूस का जग लिए कुर्सी पर बैठा था। मंत्र संशोधन प्रयोग। मुझे लगता है कि हमने आपके लिए अवतार कौशल प्राप्त करने से पहले ही ड्रैगन में बदलने का एक तरीका खोज लिया है, जिससे आप शून्य ड्रैगन रूप धारण कर पाएंगे, उन्होंने समझाया। सच में, ये तो कमाल होगा। मैंने आज महल के रक्षकों को ड्रैगन रूप में उड़ान प्रशिक्षण लेते देखा और मुझे बहुत जलन हुई, उसने आह भरी। काल ने रू पर वॉरबीस्ट का जादू डाला और एक बिल्कुल बचकाना शून्य ड्रैगन प्रकट हुआ, जो चिकने गोमेद कवच की पट्टियों से ढका हुआ था। उसकी लंबाई लगभग 3 मीटर थी, जो एक किशोर ड्रैगन के लिए बहुत छोटी थी। लेकिन रू अपनी धीमी गति से बढ़ने वाली वंशावली के कारण अपनी उम्र के हिसाब से अभी भी बहुत छोटी थी। और अब हमारे पास एक ड्रैकोनिक राजकुमारी रू है। रू ने खुशी मनाई और गलती से अपने श्वास हथियार को सक्रिय कर दिया, जिससे हवा में काले धुंध का एक बादल फैल गया, जिसके बीच से कैरा ने जानबूझकर निक्स को भ्रमित करने के लिए उड़ान भरी। कारा, देखो, मैं एक ड्रैगन हूं। कैरा ने जमीन पर उतरते ही हंस दिया। फिर जवाब देने के लिए वो मानव रूप में परिवर्तित हो गई। बहुत अच्छे लग रहे हो। इस रूप में तुम सचमुच एक शून्य ड्रैगन हो। मुझे लगा था कि तुम अपने पिता की तरह एक छाया ड्रैगन होगे, लेकिन शायद अपनी कक्षा की वजह से तुम्हें कोई दूसरा ड्रैगन मिल गया, उसने पूछा। रू ने कंधे उचका दिए। क्या यह मंत्र तुम पर काम करता है? कैरा ने सिर हिलाया, फिर अपनी जगह बदल ली और खुद का एक बड़ा रूप ले लिया, एक छोटे भालू के आकार का कैउस बेजर। कोई प्यारा कवच नहीं? रू ने उलझन में पूछा। कैरा हंसी। बैजर्स पहले से ही कवच से लैस होकर आते हैं। राजकुमारी को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे काम करता है। उसने कवच नहीं देखा था, लेकिन कैरा उससे झूठ नहीं बोलेगी। राजकुमार लुकास ने आह भरी। तो यही तो है जिसकी वजह से महल में हंगामा मचा हुआ है। दलदली ड्रैगन कौन है? दलदली ड्रैगन ने एक अजीब ड्रैकोनिक झुकाव दिया। अपने पंखों को फैलाते हुए उसने अपना सिर नीचे झुका दिया। मेरा नाम मर्टल है, महाराज। मैं आज दूध के कमरों में जलपान के लिए नियुक्त नौकरानी हूं। लुकास ने आह भरी। मुझे पता होना चाहिए था कि स्टाफ भी सुरक्षित नहीं होगा, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आपने बैरी को भी इसमें शामिल कर लिया। मैंने उसे पहले कभी इतने सजे धजे नहीं देखा। निक्स उसके कंधे पर बैठ गया और लुकास उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। फिर फेरेट ने उसके कान के किनारे को चाट लिया और लुकास ने उसे फेंक दिया। कमरा, धिक्कार है निक्स। राक्षस ने अनिच्छा से मंत्र को खारिज कर दिया और अपने स्वरूप में लौट आया। वो मंत्र कमाल का है, लेकिन फिर भी तुम्हें पता था कि वह मैं ही हूं। हम सबके अलग अलग रूप थे, लेकिन ड्रैगन बेहतर ड्रैगन में बदल जाते हैं। सिर्फ मेरे लिए ही इसने अपनी पूरी क्षमता दिखाई, निक्स ने समझाया। यह एक दिलचस्प मंत्र है, लेकिन ये देखते हुए कि यह बीस्ट मास्टर वर्ग की एक क्लास स्किल है, मुझे इस बात पर बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि यह उन रक्त रेखाओं पर समान रूप से काम नहीं करता है जिन्हें सिस्टम द्वारा पहले से ही एक प्रकार का जानवर माना जाता है, जैसा कि उन पर है जो नहीं है। ड्रैगन्स को जानवर कहना अपमानजनक है, लेकिन सिस्टम इसे इसी तरह देखता है और हमें ऐसे बफ मिलेंगे जो विशेष रूप से जानवरों को लक्षित करेंगे, जो रेंजर्स के साथ काम करते समय सुविधाजनक हो सकता है, प्रिंस लुकास ने कहा। लाइब्रेरियन बैरी अचानक हंसने लगे, एक हल्की सी उन्मादपूर्ण आवाज जिसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यह मंत्र अब समझ आया। एपिक ग्रेड कवच बोनस, जानवर के रूप में एपिक ग्रेड संविधान, भालू के आकार का एक कैओस बेजर।
यह एक आर्टिफैक्ट ग्रेड मंत्र है ना? तुम मुझे यहाँ एक आर्टिफैक्ट ग्रेड मंत्र दिखाने लाए हो जिसे मैं सीख नहीं सकता। उसकी हंसी पहले से ही उन्मादी हो रही थी, लेकिन उसका ड्रैगन रूप इतना बड़ा था कि कोई भी उसे ठीक से सांत्वना नहीं दे सकता था। क्या लाइब्रेरियन को नर्वस ब्रेकडाउन से बचाने के लिए कोई प्रोटोकॉल है? प्रिंस लुकास ने निक्स से फुसफुसाते हुए पूछा। मुझे यकीन नहीं है। मुझे लगता है कि यह सब विश्व ड्रैगन दूत का काम है। काल ज्ञान के देवता के निराश अनुयायी को देखकर मुस्कुराया। हालांकि यह हुनर आसानी से सिखाया न जा सके, तो क्या मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज बना दूं जो कल भी इसका असर दोहरा सके? कैसा रहेगा? तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो, इसका अध्ययन कर सकते हो, और शायद इसका इस्तेमाल किसी और को ये हुनर सीखने के लिए प्रेरित करने में भी कर सकते हो। काल को यह नहीं पता था कि कुछ दुर्लभ मामलों में इस तरह से मंत्र सीखना वास्तव में संभव था, लेकिन ये भी कि पुनरुत्थान के इस चरण में ब्लू ड्रैगन्स के पास ऐसे विशेषज्ञ थे जो किसी मंत्र को उसके सक्रियण क्रम से धीरे धीरे उलझ सकते थे। यदि वे इसे लंबे समय तक प्रयोग करते रहें तो वे इसे डालना सीख सकते हैं। इसलिए उसे एक मूर्ति पर रखकर देना उतना अच्छा नहीं होगा जितना कि उसे एक मूर्ति देना। कौशल पुस्तक जिसे वह कॉपी कर सकता था, लेकिन यह पूरी तरह से बुरा नहीं था। बैरी शांत होने लगा, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक उन्मादपूर्ण धार थी जिस पर दूसरों को भरोसा नहीं था। यदि काल ने किसी को इस कौशल का उपयोग करना नहीं सिखाया, या कोई ऐसी वस्तु नहीं बनाई जो इसे सक्रिय कर सके, तो उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और लाइब्रेरियन को इसकी परवाह नहीं थी। राजनीतिक परिणाम जो हो सकते हैं। तो आपके प्रयोग का उद्देश्य एक ज्यादा शक्तिशाली परिवर्तन मंत्र बनाना था। लगता है आप इसमें बखूबी कामयाब रहे हैं, प्रिंस। लुकास ने देखा कि सभी लोग वापस बदल गए। कैरा ने उस पर मुस्कुराते हुए कहा, हम रू को असली में बदलने के तरीके ढूंढ रहे थे। ड्रैगन, ऐसा लगता है कि यह काम करता है। कोई भी यह सवाल नहीं उठाएगा कि वह एक शून्य थी। अगर उसने यह मंत्र इस्तेमाल किया तो ड्रैगन को मार डालेगा। तुमने जानवर रूप का उपयोग क्यों नहीं किया? लुकास ने पूछा। इससे आमतौर पर पूरी तरह से विकसित ड्रैगनकिन बनते हैं। यह मंत्र मानवरूपी जानवरों के लिए ज्यादा उपयुक्त है। हालांकि ग्रीन ड्रैगन क्लेरिक्स अप्रत्याशित हो सकते हैं। काल उसे सरलता से सूचित किया। ओह, मैंने इस बारे में नहीं सोचा था। हम सभी मानव रूप धारण करना सीखते हैं, इसलिए मैंने मान लिया था कि पशु रूप मंत्र इसके विपरीत है। बैरी मुस्कुराया। क्लास स्किल्स में कुछ भी वैसा नहीं होता जैसा आप उम्मीद करते हैं। लेकिन अगर मकसद सिर्फ राजकुमारी रू को पूरी तरह से ड्रैगन में बदलना है, तो यह शायद मुमकिन है। अल्केमिस्ट्स के पास एक रक्त शोधन औषधि है। रू ने नकारात्मक भाव से अपनी बाहें पार कर ली। मुझे हमेशा के लिए नहीं बदला जा सकता। हालांकि मुझे परिवर्तन मंत्र का विचार पसंद है। फिर मैं ड्रैगन भी हो सकती हूँ और मैं भी हूँ, समझ रहे हो? अध्याय 1386 राजतंत्र के मुद्दे। यही उनकी बड़ी दुविधा थी। काल जानता था कि उनका लक्ष्य रू को ड्रैगन से भरे एक पूरे देश की रानी बनाना था, जो ड्रैकोनिक वंश और शक्ति को सबसे ज्यादा महत्व देते थे। तो अगर दुनिया उसे योग्य नहीं समझती, तो फिर उनके किए का कोई मतलब नहीं था। लोग किसी कमजोर या कमजोर ड्रैगन जैसी दिखने वाली महिला को अपनी रानी के तौर पर कभी स्वीकार नहीं करेंगे। सबसे अच्छा, राजा की उपपत्नी या सहचरी। क्या तुम्हें लगता है कि हमें रानी से कोई परेशानी होगी? वह निश्चित रूप से रू की तरक्की से खुश नहीं दिख रही थी। काल ने राजकुमार लुकास से धीरे से पूछा, जबकि कारा, निक्स और रू अपने दिन के बारे में बातें कर रहे थे। 100% हाँ, लेकिन इसीलिए पिताजी ने उसे मेरे संरक्षण में रखा है। रानी जो भी कदम उठाएंगी वे सीमित होंगे, और इससे इस बात की संभावना बढ़ जाएगी कि रू को कुछ स्थायी नुकसान न हो। भोजन कक्ष में हुई घटना के बाद एक रास्ता खुला है जहां हम बुजुर्गों और सलाहकारों के बीच उसके समर्थन को कुछ हद तक हिला सकते हैं, लेकिन उसे रोकने के लिए कुछ बड़ा करने की संभावना कम है। रानी के पास इसके लिए बहुत अधिक शक्ति है। केवल एक ही चीज वास्तव में बदलेगी, वही ये कि राजा उसे शाही परिवार के लिए खतरा मानते हुए कैद करने का आदेश दे, या वह पद छोड़ दे और मैं जल्दी ही गद्दी संभाल लूं। लुकास ने उत्तर दिया। क्या तुम्हारी मां होने के बावजूद उसका राजनीतिक प्रभाव मजबूत नहीं होगा? काल ने पूछा। ओह, मैं उसके परिवार से नहीं हूं। मैं तो पहला जन्मा राजकुमार हूं, उसने समझाया। काल ने भौहें चढ़ाईं। मुझे लगता है कि यहाँ एक खास बात है जो मैं भूल गया हूं। बैरी काल के पीछे से हंसा, फिर उनके पास आकर खड़ा हो गया। उसका मतलब यह है कि उसका जन्म राजा के राज्याभिषेक से पहले और उसके विवाह से पहले हुआ था। उसकी मां राजा की पहली उपपत्नी है, जो छाया ड्रैगन वंश की एक सहपाठी है।
लाइब्रेरियन ने विस्तार से बताया। ओह, तो बात ऐसी ही है। खैर, मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे समझ नहीं आया। जो महिला मेरी पत्नी बनी, वो अक्सर स्कूल के दिनों में शाम को मेरे कमरे में बिताती थी। तो अगर हमारी परिस्थितियां उलट होती तो बहुत मुमकिन था कि मैं भी राजा जैसा हो जाता। काल ने जवाब दिया। आप इसे कैसे संभालते? लुकास ने उत्सुकता से पूछा। मुझे नहीं लगता कि मेरे मामले में यह कोई मुद्दा होगा। देखिए, मेरी पत्नी कुछ हद तक अधिकार जताने वाली है। अगर कोई और औरत सचमुच खतरा होती तो वो गायब हो जाती। इसे गलत मत समझिए, वो वाकई एक प्यारी औरत है। जब हम छात्र के रूप में प्रशिक्षण मिशन पर जाते थे तो मैं उसे समूह चुनने देती थी ताकि वह अधिक सहज हो सके। इसके परिणामस्वरूप हमारे यात्रा समूह में हम दोनों, एक महिला बेसिरकर और एक प्रकृति पुजारी शामिल थे, जो अब लंबे समय से हमारे साथी हैं, और रेड ड्रैगन की एक युद्ध पुजारी भी शामिल थी। लाइब्रेरियन हंसा। कोई मर्द नहीं जो उस पर डोरे डाले और कोई औरत नहीं जो उसके पद के लिए खतरा हो। खैर, शायद लाल पुजारिन। वे हिंसक मर्दों की शौकीन मानी जाती हैं और तुम्हारा आभामंडल तो कुछ और ही है। काल ने समझ में सिर हिलाया। जब उसने इसे दबाने की कोशिश की तब भी उसकी आभा उन जानवरों से प्रभावित थी। अब जब उसके पास तियान और लियो थे, जो उन महिलाओं को संतुलित कर रहे थे, तो ये पहले जितनी कठोर नहीं थी। लेकिन यह अभी भी तीव्र और हिंसक थी। उन्होंने आगे कहा, मुझे ये समझने में जरूरत से ज्यादा समय लगा कि वह उस समूह में सिर्फ इसलिए शामिल हुई क्योंकि यह उसके लिए अच्छा था। लेकिन अंततः ये दूसरों के लिए भी अच्छा रहा। क्या लाल रंग की महिला अब अनाथालय की मालकिन है, या वह युद्ध के रास्ते पर ही रही? बैरी ने पूछा। युद्ध का रास्ता? उसकी सगाई एक सुंदर युवक से हुई है, और जब मैंने उनसे आखिरी बार बात की थी तब वे दक्षिण पूर्वी द्वीप पर एक तटीय शहर के रक्षक के रूप में सेवा कर रहे थे। काल ने जानबूझकर विवरण छोड़ दिया, लेकिन ये दूसरों के लिए अपने अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त था। लुकास और बैरी दोनों ने अनुमान लगाया कि वह शायद किसी और के साथ प्रेम प्रसंग में पड़ गई है, क्योंकि उस समय दक्षिण पूर्वी द्वीप पर वे सबसे आम प्रजाति थे। लाल ड्रैगन पादरियों के साथ उनकी अच्छी बनती थी, क्योंकि दोनों गुटों के जीवन के प्रति दृष्टिकोण एक जैसे थे। इसलिए यह उसके लिए बुरी साझेदारी नहीं होगी। लेकिन विषय पर वापस आते हैं। मेरे कार्यभार संभालने के बाद महारानी अपना लगभग सारा राजनीतिक प्रभाव खो देंगी, बशर्ते वे मुझे अपने पक्ष में न कर लें। हालांकि मैं वह उम्मीदवार नहीं हूं जिसका वे क्राउन प्रिंस के पद के लिए समर्थन कर रही हैं। दूसरी राजकुमारी अगली निकटतम उम्मीदवार है, क्योंकि वह भी एक मिथिक ड्रैगन है और वह वास्तव में मुझसे अधिक तेजी से वहां पहुंची। उसकी क्षमताएं बहुत ऊंची हैं, वह महारानी के पहले बच्चे की संतान है और उसकी महत्वाकांक्षाएं भी उसकी मां जैसी ही हैं। राजनीतिक रूप से हम प्रतिद्वंद्वी हैं, ज्यादातर दोस्ताना प्रतिद्वंद्वी, लेकिन ये कोई छुपी बात नहीं है कि वह मुझसे ये पद चाहती है। मैं अब तक इसे अच्छी तरह संभाल पाया हूं और मुझे अपनी नींव की ज्यादा चिंता नहीं है। राजा मेरा साथ देते हैं और मैंने उनके भीतर एक मजबूत आधार बना लिया है। गुट, असली खतरा रू को है। साजिशें, हत्या की कोशिशें, कोई और श्राप या जहर, इनमें से कुछ भी होने की संभावना है, और अब जब वह मेरे अधीन पड़ रही है तो इनमें से कोई भी जो सफलता के बहुत करीब है, हम दोनों के लिए खतरा है। लुकास ने समझाया। बैरी ने सिर हिलाया। रू जितनी जल्दी अपने पेड़ को भरने के लिए कौशल अंक हासिल कर ले और कम से कम एक और तरक्की कर ले, उतना ही बेहतर है। उन्होंने शुरुआत देर से की, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा संभावनाएं दिखाती हैं तो उन पर हमला करना उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को हटाने से ज्यादा देश की क्षमता पर हमला होगा। उनके लिए सबसे अच्छी सुरक्षा की उम्मीद एक विलंबित विवाह प्रस्ताव ही हो सकती है। इससे उसे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और वह अधिकांश खतरों से सुरक्षित रहेगी, क्योंकि उसे प्रशिक्षण के बाहर राजनीतिक सत्ता से हटा दिया जाएगा ताकि वह देश की मदद कर सके। राजकुमार, निक्स ने अपनी छाती की ओर इशारा किया। इसीलिए कोई मुझ पर हमला नहीं करता। मैं एक शैतान हूं, मुझे अपनी मौजूदा नौकरी के अलावा किसी और चीज का इंतजार नहीं है। अब मेरे लिए कोई और प्रमोशन नहीं है जिसके मैं हकदार हूं, और कोई भी मुझे बदनाम करके मेरी नौकरी नहीं छीन सकता। अध्याय 1387 सच्चा मार्ग। काल ने रू के लिए उपलब्ध विकल्पों पर विचार किया। उसके लिए कौशल अंक प्राप्त करना आसान नहीं होगा, भले ही वह लड़ाकू नौकरानियों के साथ प्रशिक्षण लेकर अकेले ही एक अंक अर्जित करने में सफल हो जाए। यदि दो सबसे प्रभावी तरीके हैं विवाह संबंध बनाना या उसे अपने साथियों की तुलना में अधिक तेजी से आगे बढ़ाना, तो दूसरा विकल्प निश्चित रूप से मेरी विशेषज्ञता के क्षेत्र के अधिक करीब है। मैं राजनीति को समझने का दिखावा भी नहीं करता, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तो और भी कम।
इसलिए मैं उसे कुछ और उपयोगी कौशल सिखाने की कोशिश करूंगा और फिर एक और तरक्की दूंगा। इसके साथ ही वह अपनी उम्र के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के बराबर पहुंच जाएगी और मुझे विश्वास है कि थोड़ी सी मेहनत से मैं उसकी क्षमता का पूरा उपयोग कर सकता हूं। कार्ल ने फैसला किया। उसकी क्षमता का पूरा उपयोग? प्रिंस लुकास ने पूछा। कार्ल ने सिर हिलाया। मेरे पास एक हुनर है जिससे मैं अपने जानवरों को बड़ा कर सकता हूं। अगर मैं इसे किसी ऐसे व्यक्ति पर इस्तेमाल करूं जो बंधुआ जानवर नहीं है, तो असर अलग होगा, लेकिन फिर भी काफी सुधार होगा। कम से कम अधिकतम क्षमता का एक रैंक। इसलिए अगर उसके पास पहले से ही टोटेम रैंक तक पहुंचने के लिए पर्याप्त मजबूत वंशानुक्रम है, तो वह उसी समयावधि में एक मिथक बन सकती है। या अगर उसे मिथक बनने के लिए राजा की पर्याप्त क्षमता विरासत में मिली है, तो इससे उसे अमरता प्राप्त करने की क्षमता मिलेगी, हालांकि उपकरण नहीं। लेकिन उपकरणों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। मुझे यकीन है कि आप सभी यह पहले से ही जानते हैं, यह कोई रहस्य नहीं है कि क्या किया जाना चाहिए। ये करना उतना आसान नहीं है जितना समझना है। काल के शब्दों को सुनकर दोनों मिथिक ड्रैगन आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या ये किसी प्रकार का रहस्य था। रुको, मुझे ये मत बताना कि किसी ने तुम्हें बताया ही नहीं। तुम तो मिथ्स हो, तुम्हें तो बहुत पहले ही शुरू कर देना चाहिए था। सच कहूं तो बिना शुरू किए तुम इतनी दूर तक कैसे पहुंच पाए? काल ने पूछा। ओह, हम सिस्टम के विकास के राज जानते हैं। बस इतना ही। ये राज हैं। कोई भी इन्हें हमें पहले से नहीं बताता। आपको सिस्टम से पता लगाना होगा कि पौराणिक स्थिति पाने का कौन सा तरीका आपके लिए कारगर रहेगा। लाइब्रेरियन बेरी ने समझाया। काल ने भौहें चढ़ाईं। बकवास। हो सकता है कि आप मूलभूत नियमों या दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे डिजाइन को न समझते हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें मूल बातें न पता हो। मैंने ये सिस्टम से नहीं सीखा, मैंने इसे एक भिक्षु से सीखा जो शायद शाही परिवार के किसी भी कर्मचारी से कमजोर था। बेशक उस समय उन्होंने इसका महत्व नहीं समझा था, लेकिन उन्हें ये बात बताने से उनकी बात पूरी तरह से बिगड़ जाती। बैरी अभी भी संशय में था, इसलिए काल ने एक प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। मेरा मानना है कि पहला कदम सबके लिए एक जैसा है। सबसे पहले आपको एक केंद्र बिंदु चुनना होगा और अपने मन की आंखों में मन को प्रवाहित करने के लिए एक बिंदु बनाना होगा। वह स्पष्ट बिंदु जहां आप सिस्टम इंटरफेस या अपनी इन्वेंट्री पर ध्यान केंद्रित करते समय जाते हैं। मेरा अनुमान है कि आपकी किताब संभवतः एक किताब है। काल ने मजाक किया। ये सुनकर नीला अजगर हंस पड़ा। दरअसल तुम ज्यादा दूर नहीं हो। जिस मंदिर में मैं पला बड़ा था, उसके पास कागजी जंगल में एक पेड़ था। मैं अच्छे दिनों में वहां छाया में पढ़ने जाता था। मैं कागजी पेड़ों के एक पौधे को अपना केंद्र बिंदु बनाता था। काल ने सिर हिलाया। और मैंने अपने लिए एक विश्व ड्रैगन स्केल इस्तेमाल किया। ये बस एक साधारण सुनहरा स्केल है जिसकी नकल करना आसान है। लेकिन यहीं पर पद्धतियां अलग हो जाती हैं। हम छोटी राजकुमारी रू को समझ की राह पर लाने के लिए पहला कदम आसानी से सिखा सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये कैसे किया जाता है, ये बदल जाता है। मैं बिंदुओं के एक समूह का उपयोग करता हूं, जिन्हें एक विशिष्ट डिजाइन को दर्शाने के लिए व्यवस्थित किया जाता है। मैं वर्तमान में नक्षत्र में 72 बिंदुओं का उपयोग कर रहा हूं, और मूलभूत नियमों की अपनी समझ का उपयोग करके मैं उनमें से मन को परिष्कृत करने के लिए जो मात्रा डाल सकता हूं वह बहुत अधिक है। आपने एक पौधे का उपयोग किया है, इसलिए मेरा अनुमान है कि आप एक ऐसा पेड़ उगा रहे हैं जिसमें शाखाओं की संख्या बढ़ रही है, और उनमें से प्रत्येक शाखा और कली मूल पौधे के समान ही समाप्त होती है। यह अवधारणा वही है, लेकिन क्रियान्वयन बहुत अलग है। यदि हम इसे उन लोगों को सिखाते हैं जो अभी भी टोटेम रैंक से दूर हैं, जिन्होंने अभी तक मूलभूत नियमों को समझना शुरू नहीं किया है, तो उनके लिए अभी भी अपनी विकास दर बढ़ाने का मौका है, और फिर बाद में अपनी समझ के अनुरूप अपने पावर मैट्रिक्स को पुनः संरेखित कर सकते हैं। दोनों वृद्ध ड्रैगन भौंचक के रह गए और राजकुमार लुकास ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। आप 72 अंक तक कैसे पहुंचे? मुझे 9 से 18 तक पहुंचने में एक दशक लग गया, और तब से मैं वहीं अटका हुआ हूं, हालांकि मेरी समझ में सुधार हुआ है। उसने पूछा। काल ने सिर हिलाया। बाद के चरण बहुत कठिन हैं। मैं जिस नक्षत्र मंडल का उपयोग कर रहा हूं, उसमें कोई छोटी मोटी बीच की छलांग नहीं है। ये सीधा दोहराकरण है, और नए बिंदु बनाते हुए उन्हें पुनर्व्यवस्थित करने के लिए बहुत अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। ड्रैगन ने सिर हिलाया। यह मेरी समस्या हो सकती है। अगर मुझे सीधे 36 बिंदुओं पर जाना पड़े तो मेरे पास पुनर्व्यवस्था करने की शक्ति नहीं है। मैं पूरा करने से पहले ही थक जाऊंगा। काल ने कंधे उचका दिए। और भी रास्ते हैं, कुछ छोटे कदमों वाले, लेकिन वे उसी रास्ते पर नहीं ले जाते जिस पर मैं चल रहा हूं।
कुछ तो मौजूदा बिंदुओं को इतना गहरा कर देते हैं कि उन्हें विभाजित किया जा सके। फिर आप स्वाभाविक रूप से दोगुना कर देते हैं और बस उन्हें फिर से व्यवस्थित करने की जरूरत होती है। अपनी पसंद का रास्ता और तरीका चुनना कठिन हिस्सा है, और कोई भी आपको यह नहीं बता सकता कि आपको क्या चुनना है। वे आपको सलाह दे सकते हैं, लेकिन आप वास्तव में किसी दूसरे की नकल करके ऐसा नहीं किया जा सकता। रू ने गला साफ किया, वो पहला कदम क्या था? मुझे समझ नहीं आ रहा। कैरा हंसी और भ्रमपूर्ण बगीचे की घास पर बैठ गई। अध्ययन सत्र का समय है। निक्स उसके एक ओर बैठ गया और बैरी तुरंत दूसरी ओर चला गया, जबकि लुकास हंस रहा था। बेजर जादुई शब्द जानता है। काल ने सिर हिलाया। सच में, वह करती है। खैर, सब ठीक है। मैं कक्षा का नेतृत्व करूंगा क्योंकि मैं इस रास्ते पर ज्यादातर लोगों से थोड़ा आगे हूं। मुझे इस प्रक्रिया के बारे में कुछ ऐसी जानकारी भी है जो शायद दूसरों को नहीं मिली होगी। अमर आज़ोव ने मुझे ये जानकारी तब दी थी जब वह मेरी पत्नी की मदद कर रहे थे। अध्याय 1388 पावर मैट्रिक्स प्रशिक्षण। और इस तरह से जब अगली सुबह नौकरानियां नाश्ता लेकर आईं तो यह उदार समूह पालथी मारकर बैठा हुआ था और ध्यान कर रहा था। महाशय और महोदया, आपका भोजन तैयार है, नौकरानी ने फुसफुसाते हुए कहा। कृपया इसे बगीचे में मेज पर रख दीजिए। वे अभी कुछ ही देर में उठ जाएंगे। हम पूरी रात अपने पावर मैट्रिक्स पर काम करते रहे हैं, काल ने समझाया, जो गहरे ध्यान में डूबे रहने के दौरान अपना ध्यान थोड़ा अलग रखने का आदी था। यदि वह ऐसा नहीं करता तो कौन जानता था कि जानवर क्या कर बैठेंगे। कैरा उसकी चिंता पर हंस पड़ी। वह इतनी अच्छी थी कि हर समय थोड़ा सा ध्यान बंटने से वह किसी और के ध्यान में नहीं आ पाती थी। भोजन की गंध से धीरे धीरे अन्य लोगों को होश आ गया और रू के चेहरे पर एक धीमी मुस्कान फैल गई जब वह अपनी प्रगति का परीक्षण कर रही थी। मुझे लगता है कि मैं एक और उन्नति के रास्ते पर हूं। यह अद्भुत है। एक दिन इस पद्धति का उपयोग करके आधी रैंक पार करने में मुझे बस एक दिन लगा, और मेरे पास ध्यान केंद्रित करने का केवल एक ही बिंदु है। उसकी आवाज धीमी फुसफुसाहट जैसी थी। उसे डर था कि कहीं बाकी लोग जाग न जाएं। लेकिन वे पहले ही सचेत हो चुके थे और राजकुमार लुकास उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। शायद हम आज अपनी सुबह की ड्यूटी टाल दें। अगर आप किसी बाधा पर हैं तो हम आपको बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं, और फिर आपको अपने से एक रैंक ऊपर के सभी लोगों का सामना करना होगा। यह उनके लिए आपकी क्षमताओं में विश्वास पैदा करने का एक बेहतरीन तरीका होगा, क्राउन प्रिंस ने सुझाव दिया। रू ने उत्सुकता से सिर हिलाया, एक राजकुमारी को मिलने वाले सम्मान को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार। युवराज के कर्तव्यों में उनकी मदद करने के लिए चुना जाना उन वरिष्ठ राजकुमारों के मुंह पर एक करारा तमाचा था, जो निश्चित रूप से इतना प्रतिष्ठित पद चाहते थे, लेकिन ये संतुष्टि देने के लिए पर्याप्त नहीं था। काल ने उसे देखकर मुस्कुराया। ठीक है, हम तुम्हारे शरीर में तुमसे एक रैंक ऊपर की मान ऊर्जा भर देंगे। आमतौर पर इसे शाही रैंक की ऊर्जा कहते हैं। मुझे नहीं पता कि इसे यहाँ क्या कहते हैं। शायद महल का नौकर या रसोई की नौकरानी या कुछ और। रू उसकी बात सुनकर हंस पड़ी। वह गलत तो नहीं था, लेकिन जिस तरह से उसने अपनी बात कही वह बहुत ही मजेदार थी। ये महल सेवक का पद था जिस तक वह पहुंच रही थी, और फिर वरिष्ठ सेवक का पद, और फिर महल अधिकारी का पद, और फिर टोटेम पद तक पहुंचना था। उनके द्वारा किए गए कार्यों से शक्ति स्तर का वर्णन करना आसान था। काल ने उस पर रॉयल रैंक मैना की बार लानी शुरू कर दी, और रूए इस बार से चौंक कर चीखने लगी। फोकल पॉइंट के जरिए इसे बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। इससे रुकावट को जल्दी दूर किया जा सकेगा और फिर आप लंच से पहले आगे बढ़ सकेंगे, उन्होंने निर्देश दिया। कैरा ने सहमति में सिर हिलाया। तो मैं तुम्हें एक विकास औषधि दे सकती हूं और तुम लगभग एक और उन्नति की ओर अग्रसर हो जाओगे। राजकुमारी को नशीला पदार्थ न दिया जाए, लुकास और बैरी एक साथ चिल्लाए। कैरा मुस्कुराई जबकि रू हंसी। कैस बेज के अच्छे इरादों पर भरोसा कहीं शून्य से लेकर नगण्य के बीच था। हालांकि रेमी की प्रयोग प्रक्रिया को देखते हुए यह शायद गलत फैसला नहीं था। एक से अधिक बार परीक्षण विषयों को विस्फोट से बचाने के लिए आपातकालीन उपचार की आवश्यकता पड़ी थी। यही कारण था कि उसने ये काम टोटेम्स एक्टिव नामक उपचार के साथ किया। रू के शरीर में नया मन पुराने को बाहर निकाल रहा था और उसकी कोशिकाएं जितनी जल्दी हो सके अनुकूलन कर रही थीं। लेकिन काल के अनुसार यह बहुत धीमी गति से हो रहा था, इसलिए उन्होंने उस पर ट्रोलिश रीजनरेशन डाला और सफलता मिलने लगी। उसके शरीर में इस गति से फैल गया कि उसकी बड़ी हुई आंखें उसे दिखाई देने लगीं। आह, ये तो बेहतर है। पुनर्जनन की बढ़ी हुई गति ही सब कुछ बदल देती है।
मुझे रेमी से अगले प्रयोग में इसे शामिल करवाना होगा, काल ने घोषणा की। आपका कोई मित्र? राजकुमार लुकास ने पूछा। नागा रानी जो मुझसे जुड़ी हुई है। वह एक मिथिक रैंक वाली रूनिक कीमियागर है। बहुत ही प्रतिभाशाली शोधकर्ता। बैरी उसे पसंद करेगा। शायद उसके तरीके नहीं, लेकिन वे दोनों ज्ञान के दीवाने हैं। नीले ड्रैगन का संदेह जागृत हुआ, इसलिए कारा ने उसे समझाने का निर्णय लिया। देखिए, नागा रानी मध्यवर्ती चरणों में विश्वास नहीं करती। वह औषधि बनाती है, ये निर्धारित करती है कि यह काम करेगी, फिर स्वयंसेवकों से अनुरोध करती है। बैरी ने सिर हिलाया, फिर भौहें चढ़ा ली। रुको, क्या वह पहले किसी बनावटी या असंवेदनशील प्राणी पर इसका परीक्षण नहीं करती? नहीं, तुम्हें देखना चाहिए था कि हमने उसके गंजेपन निवारण अभियान में कितना मजा किया था। टिंचर, काल को ये याद करके हंसी आ गई। पहले संस्करण में आपके शरीर के हर बाल को पूरी तरह से बढ़ने के लिए प्रोग्राम किया गया था। कुछ प्रजातियों के लिए इसके कुछ अप्रत्याशित परिणाम भी हुए। हालांकि वेबियस को यह वाकई पसंद आया। वाकई चमकदार फर, काल ने सहमति जताई। जैसे ही उन्होंने मजाक किया, रू की शक्ति का स्तर रॉयल रैंक पर स्थिर हो गया, और काल ने उन मुद्दों को मानसिक रूप से नोट कर लिया जो उन्होंने पाए थे। अब जबकि उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति पर स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने का मौका दिया गया था जो अभी शुरुआत कर रहा था, तो उन्होंने इस बारे में अधिक आंकड़े एकत्र कर लिए थे कि किस प्रकार उनकी तकनीकों का उपयोग उच्च क्षमता वाले युवाओं को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। अगर गिल्ड में उच्च वंश क्षमता वाले अन्य लोग होते तो वे उनके लिए भी ऐसा ही कर सकते थे, या शायद टिनी वर्ल्ड में उन नवजात शिशुओं के लिए भी जब वे रचा गया। वे सभी बड़ी क्षमता के साथ शुरुआत कर रहे होंगे, और थोड़ा सा प्रोत्साहन उनकी विकास दर को प्रभावित किए बिना उन्हें एक शानदार शुरुआत दे सकता है। उन्होंने पहले ही दिए गए औषधियों से यह साबित कर दिया था। बस उन्हें बड़े पैमाने पर लागू करने की बात थी। खैर, हम आगे बढ़ चुके हैं। क्या आप सब मेरे साथ चलेंगे जब मैं सुबह का दौरा करूंगा? मैं आज सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण की समीक्षा के लिए राजकुमारी रू को प्रशिक्षण स्थल पर ले जाऊंगा। यदि आप हमारे प्रशिक्षण में रुचि रखते हैं तो आपका हमारे साथ आने का स्वागत है। प्रिंस लुकास ने सुझाव दिया, ये तरीके हैं। ओह, ये तो कमाल होगा। मैं स्पैरिंग मुकाबलों की बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ, कैरा ने खुशी से कहा, और फिर अपना हाथ रूए के हाथ में डाल दिया। लुकास मुस्कुराया। तो फिर बात पक्की हो गई। जैसे ही हम सब खाना पीना और नहाना धोना कर लेंगे, हम चलेंगे। दिखावे का महत्व है, लेकिन जब हम किसी चीज को बनाने की कोशिश कर रहे हों तो यह और भी ज्यादा मायने रखता है। प्रभाव जमाना। अध्याय 1389 प्रभावित करने के लिए तैयार। कैरा के लिए प्रभाव डालने का मतलब था प्रभावशाली कपड़े पहनना। वह रू को अपनी अलमारी में पड़े साधारण कपड़े पहनाकर बच नहीं सकती थी। वे एक युवा ड्रैगन के लिए उपयुक्त हो सकते थे, लेकिन वे कैरा के दिखावटीपन के मानकों पर खरे नहीं उतरते थे, और निश्चित रूप से राय के गुणवत्ता के मानकों पर भी नहीं। बड़ी बहन उसे कभी माफ नहीं करेगी यदि उसे पता चले कि कैरा ने एक वास्तविक राजकुमारी को ऐसे कपड़े पहनकर घूमने दिया है जो उसने नहीं बनाए हैं। राय के घर में राजकुमारी के लिए कई उपयुक्त पोशाकें थीं, कारा को इस बात का पूरा यकीन था। समस्या ये थी कि मकड़ी उसे यह बताने के लिए यहाँ नहीं थी कि कोई चीज कहाँ है, और उसकी अनुमति के बिना कारा को काल से सामान लेने की जरूरत थी। राजकुमारी की तरह कपड़े पहनना कैरा का सामान्य काम नहीं था, तथा उसे कपड़ों तक पहुंच की पूरी अनुमति भी नहीं थी, क्योंकि रे अक्सर विशिष्ट लोगों के लिए ही कपड़े बचाकर रखती थी। उन्होंने रू के लिए सामान हड़प कर उस प्रणाली को बिगाड़ने का जोखिम उठाया, लेकिन जब वे वापस आएंगे तो राय को ये बात समझ आ जाएगी। सौभाग्य से गथुजान का शैडो ड्रैगन शाही परिवार, यहाँ तक कि महिलाएं भी, आमतौर पर काले या भूरे रंग के औपचारिक वस्त्र पहनती थीं। यह एक चमकीले रंग का कार्यक्रम था, लेकिन राय के पास इसका भरपूर आनंद था। लेकिन आज अनौपचारिक रूप से कपड़े पहनने का मतलब था प्रभावित करना, और इसका मतलब था चमकीले रंग, कुछ ऐसा जो नई उन्नत राजकुमारी की ओर ध्यान आकर्षित करे ताकि हर कोई ध्यान दे। मुझे कुछ चुनने दो, मुझे लगता है कि मैंने वही देखा है जिसकी हमें जरूरत है। काल ने निराश बेजे को सूचित किया। एक बड़े संदूक में रंग बिरंगी चीजों का ढेर था, और उसे याद आया कि ये सब बहुत रंगीन और चमकदार था। लेकिन जब काल ने उसे खोला तो उसे एहसास हुआ कि ये सब उसने ऑकिश गिल्ड के सदस्यों के लिए बनाया था। ये राजकुमारी के कपड़े नहीं, बल्कि युद्ध के वस्त्र थे। ठीक है, नया डिब्बा। आह, ये रहा एक और। नहीं, ये बाहर पहनने के लिए नहीं है। ये कैसा रहेगा? आह, लीजिए। जिम्मेदार राजकुमारी के अंदाज के हिसाब से ये थोड़ा बचकाना है, लेकिन काफी फैंसी है। काल ने फैसला किया।
वे उन पोशाकों के बचे हुए टुकड़े थे जो राय ने शादी के लिए बनाई थीं, कई रंगों के नमूनों में और कई स्तरित डिजाइनों में। हो सकता है कि यह इस जमाने का आम स्टाइल न हो, लेकिन सभी पोशाकें खूबसूरत थीं और वे सभी गोरी त्वचा और काले बालों के साथ जंचती थीं। कम से कम काल ने तो यही माना था। वे उन्हीं के लिए बनी थीं। राजकुमारी, आपको कौन सा रंग सबसे अधिक पसंद है? काल ने पुराने संदूक का निरीक्षण करते हुए पूछा। बैंगनी। प्रिंस लुकास ने उसे अजीब नजरों से देखा, लेकिन काल ने एक ऐसी पोशाक निकाली जिसका आधार काले रंग का था और सुनहरे फूलों की डिजाइन थी और बाहर से बैंगनी रंग का। ये कैसी है? मुझे लगता है कि यह काफी बैंगनी होनी चाहिए और यह अच्छी तरह से चिपक जाएगी, इसलिए तुम सोच समझकर कपड़े बदल सकती हो। उसने प्रस्ताव रखा। रू ने उत्सुकता से अपने हाथ आगे बढ़ाए और जैसे ही उसके हाथ में वह पोशाक आए, उसने उसे पहन लिया। वाह, ये तो बिल्कुल फैशन स्टेटमेंट है। मिथिक रैंक स्पाइडर सिल्क और नेदर गोल्ड कढ़ाई। निक्स ने चौंकते हुए कहा। मैं समझता हूं कि आप सहमत हैं। काल ने पूछा। मैं इसे चाहता हूं। इनक्यूबस ने सहमति व्यक्त की। काल पुरुषों के कपड़ों की उम्मीद में अगली संदूक की तरफ गया। दोनों तार्किक रूप से साथ साथ, और काल को दूसरे संदूक के अंदर जो मिला वह बिल्कुल वैसा ही था। इनक्यूबस ने जितनी आशा की थी उतनी ही भव्यता से। लो, इसे आजमाओ, उसने सुझाव दिया। बाहर एक असंभव सा सफेद डबल ब्रेस्टेड सूट आया जिसकी आस्तीन और पैंट के पैरों तक जीवंत बैंगनी कढ़ाई बनी हुई थी। ओह, अब हम बात कर रहे हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसने इसे इतना सफेद कैसे बनाया, निक्स हौंफते हुए बोली। मुझे लगता है कि वह इसे उसी रंग में रंगती है और बाद में रंगती नहीं। अगर तुम्हें पसंद है तो ये तुम्हारा है। निक्स ने सूट छीन लिया और फिर रू से मेल खाने के लिए बदल गया। उसने राजकुमारी को उठाया और उसे घुमाया तो वह हंसने लगी। आज हम उन्हें अचेत कर देंगे डार्लिंग। यकीन मानिए, यह अद्भुत होगा। और तुम्हारी शक्ति का स्तर अर्चन से इतना ऊपर स्थिर हो गया है कि जो कोई नहीं जानता वह यही सोचेगा कि आप महीनों पहले ही आगे बढ़ चुके हैं। मैं रानी के चेहरे पर आने वाली खुशी को देखने के लिए उत्सुक हूं जब उन्हें ये पता चलेगा। इनक्यूबस ने मजाक में कहा। रू ने आंखें घुमाई। प्लीज उसे परेशान मत करो, वह तो पहले से ही मुझसे नफरत करती है। राजकुमार लुकास ने रू के सिर पर थपथपाया। वह अभी भी कैरा द्वारा बनाई गई असंभव चोटियों में थी। वह जल्द ही शांत हो जाएगी। उसे सालों पहले ही इस बात से उबर जाना चाहिए था, लेकिन मुझे शक है कि उसके सीर क्लास के परिवार वालों ने उसे कुछ ऐसा कह दिया होगा जिससे वह चिढ़ गई है, उसने कहा। काल ने भौहें चढ़ाईं। वह भूल गया था कि रानी दृष्टाओं से संबंधित थी। यही उसकी नफरत की वजह थी। काल को यहां भेजने का पूरा कारण एक स्वप्न था, या शायद एक वैकल्पिक भविष्य। यदि दृष्टा का ध्यान रानी पर था तो उन्होंने संभवतः रू को रानी को मारते हुए देखा होगा। रानी की हिम्मत तो राजकुमारी को सीधे मारने की नहीं हुई, लेकिन उसने खतरे को खत्म करने के लिए उसे श्राप दे दिया था और फिर मन में द्वेष रख लिया था। लेकिन अब जब काल यहाँ था और उससे आगे बढ़ने में मदद कर रहा था, तो वह नफरत और खतरे का एहसास बढ़ता ही जा रहा था। वह सचमुच कुछ मूर्खतापूर्ण काम कर सकती है। काल ने काला सूट पहन लिया, फिर कैरा के बदलने का इंतजार करने लगा। इस आयोजन के लिए क्रॉप टॉप और शॉर्टी शॉर्ट्स उपयुक्त नहीं हैं, उसने उसे याद दिलाया। लेकिन मुझे हवा पसंद है। तो यही कारण था। हम रू को अच्छा दिखा रहे हैं, याद रखना। क्यों न कवच को सक्रिय कर दिया जाए। जादू और पहनने से जो मिलता है वो तुम्हें दे दो। तुम आज के लिए उसके अंगरक्षक बन सकते हो, काल सुझाव दिया। कैरा ने इसे आजमाया और चमड़े के कवच, सैंडल, एक टॉप हैट और एक सारे। ठीक है, बहुत ज्यादा अराजकता है। मैं भूल गया था कि मंत्र का आपके साथ एक अजीब सा संबंध था। नहीं, मुझे ये पसंद है। टॉप हैट एक अच्छा स्पर्श है। फिर से कोशिश करो। तुम एक राजकुमारी की रखवाली कर रहे हो, काल ने जोर देकर कहा। दूसरी कोशिश में उसे फटी हुई काली जीन्स, काले चमड़े के जूते, एक सफेद टेंट मिला। शीर्ष और एक सपाट टोपी के साथ सोने की चेन का एक गुच्छा। ओह, मैं एक ऋण वसूली करता हूं। मैं इसे अवश्य रखूंगा। बैरी उस छोटे गुंडे पर हंसा। पता है, मुझे लगता है कि जादू असल में आपको आपकी सोच से बेहतर समझता है। हो सकता है कि यह आपके फैशन सेंस को न समझे, लेकिन यह आपके व्यक्तित्व को समझता है। कैरा ने सिर हिलाया और अपने कंधे पर लटकाने के लिए एक चिकना डंडा निकाला। अब मैं ठीक हूं, काल, इसे मेरे लिए अपग्रेड करो। अध्याय 1390 महिलाओं को प्रभावित करना। काल हंसा और उसने कालकोठरी से ली गई टोटेम रैंक की लकड़ी से बना एक साधारण लकड़ी का डंडा उठाया।
उसने उस पर बस एक शब्द उकेरा और वह डंडा काली ऊर्जा से चमक उठा। बहुत बढ़िया, डरो मत राजकुमारी, बॉडीगार्ड कारा तैयार है। ये रून क्या कहता है? बैरी ने पूछा। वह इस उलझन में था कि किस प्रकार का मंत्र या प्रभाव केवल एक रून के साथ काम करेगा। बोनक, यह एक अच्छा रून है, बिना मारे अचेत करने के लिए बिल्कुल सही, काल ने उसे बताया। नीला ड्रैगन हैरान लग रहा था, लेकिन कैरा अपने नए बल्ले से बहुत खुश थी। लोगों को अचंभित करना ही तो उसे करना था, क्योंकि उसने दिन के बीच में खोपड़ियां तोड़ने का इरादा नहीं किया था। जब तक वह पूरी तरह तैयार नहीं हो जाती तब तक ऐसा नहीं होता। राजकुमार लुकास ने एक हल्की पोशाक पहनते हुए आह भरी और भोजन की ओर इशारा किया। मुझे तो बाहर जाने से पहले कुछ खाने को चाहिए। मुझे लगता है कि आज की सुबह बेजे के लिए मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा मजेदार होने वाली है, उसने जोर देकर कहा। कैरा ने उसे आंख मारी और रूह खिलखिलाकर हंस पड़ी। जब वह कल से भी ज्यादा ऊंची रैंक पर जाएगी तो निश्चित रूप से अफरा तफरी मच जाएगी। सुबह का उनका पहला पड़ाव महल के आंतरिक सुरक्षा बल का प्रशिक्षण मैदान था, इसलिए यह अत्यधिक कुशल अधिपति श्रेणी के योद्धाओं और बहुत सी महिला कर्मचारियों या नाबालिग कुलीन बेटियों से भरा हुआ था जो देखने आई थीं। शर्ट के बिना पुरुषों को कुश्ती लड़ते देखना कभी भी एक चरम शगल नहीं होगा, कारा ने उस अजीब बुद्धिमान आवाज में कहा, जिसका काल को मतलब था कि उसकी दूरदर्शिता कौशल ने काम करना शुरू कर दिया था और उसने कुछ देखा था। कुछ दर्शकों ने सिर हिलाया, फिर जब उन्होंने देखा कि किसने बात की है तो वे दोबारा देखने लगे। फिर जब उन्हें एहसास हुआ कि रूह आगे बढ़ चुकी है। राजकुमारी, बधाई हो, एक ही महीने में 2 बार। अगर मैं खुद कहूं तो यह एक अद्भुत उपलब्धि है, सबसे करीबी महिला ने उसे बताया। शाही उपपत्नी एनोथ, आज सुबह आपको देखकर बहुत खुशी हुई। शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया, रू ने औपचारिकता से उत्तर दिया, जबकि बुजुर्ग महिला ने स्नेह भरी मुस्कान दी। बहुत अच्छे शिष्टाचार, उन अन्य बदमाशों की तरह नहीं। वहां मौजूद हर कोई जानता था कि वह किसकी बात कर रही थी। किशोर राजकुमार सिर्फ रू के लिए ही नहीं बल्कि पूरे महल में आतंक का कारण थे। लेकिन अब रू उनसे कई साल छोटी होने के बावजूद उनके बराबर ही ताकतवर थी। अगर उसे लड़ने का प्रशिक्षण दिया जाता तो महल में चीजें बदल जाती और रानी के सबसे छोटे बेटों को बहुत जल्द पता चल जाता कि वे सामाजिक स्तर पर उतने ऊपर नहीं हैं जितना वे सोचते थे, हालांकि वे असली रानी के बेटे हैं। शायद मैं निकट भविष्य में आपके पोतों के साथ कुछ युद्ध जादूगर प्रशिक्षण कर सकूं। मुझे पता है कि अभी मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन मैं उन्हें अपने प्रशिक्षण सत्रों में आने के लिए आमंत्रित करूंगी, रू ने सुझाव दिया। उपपत्नी के पुत्र बड़े थे तथा बहुत अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन द्वितीयक राजकुमारों के रूप में उन्होंने बुनियादी शिक्षा में बहुत अधिक समय बिताया था तथा अब वे राजनयिकों और नौकरशाहों के रूप में अपने प्रशिक्षण के पूरक के रूप में व्यापार कौशल पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। हालांकि उन सभी को जादूगर प्रकार की कक्षाएं मिल गई थीं और पूरा महल पुस्तकालय के पास काल के नए प्रशिक्षण क्षेत्र के बारे में उत्साहित था। मैं उनसे इस बारे में बात करूंगी, शायद हफ्ते के आखिर में। अगर आप पारिवारिक भोज से पहले व्यस्त नहीं हैं तो मुझे यकीन है कि वे समय निकाल ही लेंगे, एनोथ ने प्रस्ताव रखा। ये बहुत अच्छा होगा। अगर वे हिचकिचाएं तो आप उन्हें बता सकते हैं कि निजी प्रशिक्षण क्षेत्र में हमारे पास और भी कई विकल्प हैं। रू ने सहमति जताई। राजकुमार लुकास मुस्कुराए क्योंकि रू ने स्वाभाविक रूप से उन शाही परिवार के सदस्यों के बीच गठबंधन बनाना शुरू कर दिया जो उसके विरोधी नहीं थे। वे लड़के भी राजा के गुट के थे और उनके अपने भी, इसलिए किसी सामाजिक कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण क्षेत्र में लाने के लिए वे बेहतरीन विकल्प थे। एक और छाया ड्रैगन उनके पास आया और क्राउन प्रिंस लुकास की मुस्कान पेशेवर से सौम्य में बदल गई। दूत, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप मेरी संगिनी से मिले हैं। वह हमारे पहले बच्चे के साथ अपने घोंसले में छिपी हुई है जिस पर मैंने उन्नति औषधि का इस्तेमाल किया था। वह व्याख्या की। छोटा बच्चा सो गया है, उसने राजकुमार को धीरे से बताया, इससे पहले कि राजकुमार ने उसका माथा चूमा। आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई, काल ने उत्तर दिया। मिल्ड्रेड मेरा नाम है, मैं क्राउन प्रिंस की सामान्य पत्नी हूं, उसने विनम्रता से उत्तर दिया। काल ने कंधे उचका दिए। मुझे जन्म स्थिति की कोई परवाह नहीं, युवराज की चुनी हुई और उनके उत्तराधिकारी की मां होना ही मेरे लिए काफी है। कैरा ने सहमति में सिर हिलाया, जबकि आसपास के कई रईसों ने काल को अजीब तरह से देखा। दिखता है, इस बयान ने महल के भीतर के पदानुक्रम को पूरी तरह से उलट दिया। एक आम आदमी इतना ही ऊंचा उठ सकता था, या काल खुद एक आम परिवार में पैदा हुआ था? नहीं, ऐसा संभव नहीं हो सकता क्योंकि दुनिया के सभी विश्व ड्रैगन एक दिव्य शाही वंश से ही आए थे।
शायद उनके वंश के कारण ये कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि वे छोटी छोटी बातों से अलग रहते थे। कैरा ने देखा कि कई शाही महिलाएं काल को किस तरह देख रही थीं, और उसने निर्णय लिया कि अगर वह विस्तार से बताए तो अधिक मजा आएगा। देखो, वह डार्कलाइट होस्ट का 3 बार का रैंक गिल्ड वॉर चैंपियन, एक पूर्व सिटी लॉर्ड वर्ल्ड ड्रैगन का अवतार है। इस समय उसके लिए उसका चरित्र ज्यादा मायने रखता है, उसकी पृष्ठभूमि कम। इसके अलावा कुछ और साल और वह अमर हो जाएगा, और अगर वह खुद को किसी अनजान इलाके का राजा घोषित कर दे तो कौन बहस करेगा। उसने मजाक किया। युवराज की पत्नी मुस्कुराई। देखिए, ये तो एक नजरिया है। क्या दूत सचमुच इतना शक्तिशाली है? कैरा की आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे उसके दिमाग में एक शरारत कौंध गई हो। क्यों न हम मिथिक गार्ड्स को इकट्ठा करें और एक अभ्यास सत्र आयोजित करें? इससे रू के लिए ये देखना अच्छा होगा कि क्या वो प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मंजूरी देने का काम अपने हाथ में ले रही है। अगर आपने कभी यह नहीं देखा कि हम में से सबसे शक्तिशाली व्यक्ति क्या कर सकता है, तो ये समझना मुश्किल है कि वास्तव में क्या जरूरी है। काल ने आह भरी। तुम्हें पता है कि अगर हम पूरी ताकत लगा दें तो इस तरह का अभ्यास सत्र आयोजित करने के लिए कोई उपयुक्त जगह नहीं है। ड्रैगन उस पर भौहें चढ़ा रहे थे। इस आदमी को कैसा अहंकार था। महल मिथिक रैंक पत्थर से बना था और उसमें दर्जनों परतों का जादू था। सुरक्षात्मक बाधाएं। किस प्रकार की लड़ाई से इस पर कोई असर पड़ेगा? लुकास ने काल का कंधा थपथपाया। बेजे की बात में दम है। उसे सचमुच ऐसा करना चाहिए। उन्हें पूरी ताकत से लड़ते हुए देखो। हमारे पास एक प्रशिक्षण क्षेत्र है जिसमें एक अमर अवरोध है, इसलिए अगर हम लड़ाई के दौरान इसे मजबूत करने का काम करें तो आप पूरी ताकत से लड़ सकते हैं।